हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है और ये जो आपकी अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं की है, उसके माध्यम से हम आपको इसके बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 91। अब हमने प्रश्न नंबर 91 से इसलिए लिए क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 90 तक प्रश्न सही विकल्प बता चुके हैं। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 91 लेके आए हैं। इसमें सही जोड़ी दिया है, सही जोड़ी में ए और बी दिया है, आपको सही मिलान करना है। पहला ऑप्शन है आत्मनिर्वाह कैसी, तो यहाँ पे सही देखिए कौन सा आएगा। आत्मनिर्वाह कैसी होती है, बी नंबर का आएगा। बी नंबर में क्या दिया है, खाद्यान्न परिवार के उपभोग में प्रयुक्त, ये कौन सी कैसी कहलाती है, आप आत्मनिर्भर। फिर दूसरा स्थानांतरित कैसी, जो वन भूमि में वृक्षों को काटकर व जलाकर भूमि को कृषि योग्य बनाते हैं, वो स्थानांतरित कृषि कहलाते हैं। इसके बाद रोपण कृषि, तीसरे का क्या है, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि कौन सी होती है, कारखाने की इकाई के समान। और चौथा है गहन कृषि, तो ये एक ही भूमि पर लगातार कृषि करना, कौन सी कृषि कहलाती है, गहन कृषि। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। आत्मनिर्वाह कृषि क्या है, खाद्यान्न परिवार के उपभोग में प्रयुक्त। स्थानांतरित कृषि, वन भूमि में वृक्षों को काटकर व जलाकर भूमि को कृषि योग्य बनाना, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। रोपण कृषि, रोपण कृषि के तहत कारखाने की इकाई के समान है। और गहन कृषि, एक ही भूमि पर लगातार कृषि करना। तो अब देखिए हमने 4 ऑप्शन मिलान कर ली। अब इन चारों को मिलान कर ली सही जोड़ी। अब यहाँ से देखिए कौन सी सही आएगी, तो इसका डी नंबर सही होगा। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92। क्या दिया प्रश्न नंबर 92, म्यांमार भारत की किस सीमा पर स्थित है। म्यांमार भारत की किस सीमा पर स्थित है, तो यह पूर्वी सीमा पर स्थित है। फिर 93 नंबर देखिए, यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र है। यूनिसेफ जो होते हैं उसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो इसका बी नंबर, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 में क्या बताया है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होगी। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें किस पे पड़ रही हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होगी, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, भारत में शीत ऋतु और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। चित्र में प्रदर्शित समुच्चय रेखाएं किस धरातलीय आकार को प्रदर्शित करेंगी। जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में जो समुच्चय रेखाएं हैं किस धरातलीय आकार को प्रदर्शित करेंगी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, शंक्वाकार पहाड़ी। कौन सी, शंक्वाकार पहाड़ी। इसका नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 में क्या दिया है, कृषि में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। कृषि में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीट एवं रोगनाशकों का, जैविक कीट एवं रोगनाशकों का। ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए और बी, रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीट एवं रोगनाशकों का। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97। किसी उद्योग के अवयव होते हैं, किसी उद्योग के अवयव होते हैं, तो उद्योग के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो इसका ए नंबर होगा, पूंजी, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम। ए नंबर का आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस व्यवस्था के चलते किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं था। किस व्यवस्था के चलते किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा महालवाड़ी, महालवाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99। इस्लाम का संबंध पैगंबर मोहम्मद से है। इस्लाम का संबंध पैगंबर मोहम्मद से है। उसी प्रकार ईसाई धर्म का संबंध किससे है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए, ईसाई मसीह, गौतम बुद्ध,
महावीर जैन, जुरारिस्ट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ईसा मसीह। ईसा धर्म का संबंध किससे? ईसा मसीह से। अगला प्रश्न देखिए, आपके शहर में लगातार 2 वर्षों से बारिश औसत से कम हो रही है, जिसका प्रभाव पानी की उपलब्धता पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसके में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन दिया है अच्छी बारिश हेतु प्रार्थना करेंगे, शांति से प्रतीक्षा करेंगे, शहर के जल स्रोतों का गहरीकरण और वृक्षारोपण पर बल देंगे, जल की पूर्ति हेतु सामूहिक नलकूप का खनन करेंगे। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा, शहर में जल स्रोतों का गहरीकरण करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे, यानी पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे हमको बारिश अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 101। राजू इस वर्ष 18 वर्ष का पूर्ण हो गया है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के अंतर्गत उसे कौन सा अधिकार प्राप्त हो गया? जो एक राजू नाम का लड़का है, उसकी आयु क्या हो गई? 18 वर्ष पूर्ण हो गई है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के अंतर्गत उसे कौन सा अधिकार प्राप्त हो गया? तो ये है वयस्क मताधिकार, यानी कि उसे 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, मोहन की आयु 15 वर्ष है, वह अपने क्षेत्र के विकास हेतु चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु उसे प्रतीक्षा करनी होगी। यानी कि मोहन की आयु कितनी है? 15 वर्ष है और वो चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव लड़ने के लिए निम्नतम आयु क्या रखी गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसकी निम्नतम आयु 25 वर्ष है। तो आप देखिए यहाँ पे 15 वर्ष उसकी आयु है, तो उसको और कितने वर्ष चाहिए? 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10 वर्ष, बी नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 103। WHO का अर्थ है, यहाँ पे प्रश्न है WHO का अर्थ है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व डाक शक्ति संगठन। तो WHO का अर्थ है ए नंबर, इसका आंसर सही होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर अगला प्रश्न देखिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया? करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, और ये नारा महात्मा गांधी जी का है, करो या मरो। ये अंतिम आंदोलन था, उसमें ये बताया गया या बोला गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, यदि भारत नहीं छोड़ रहे हैं तो भारतवासियों को ये बताया गया कि आप करो या मरो का नारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न, किस आधार पर किसी भी देश को विकासशील और विकसित देश की सूची में रखा जाता है? प्रश्न है, किस आधार पर किसी भी देश को विकासशील, जो विकास कर रहा है, या विकसित, जो विकास कर चुका है, देश की सूची में रखा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जनसंख्या के आधार पर, धन के आधार पर, व्यापार एवं उद्योगों के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 में क्या दिया? भारत के एक महान व्यक्ति जो वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किए थे या किए थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी क्या हुए थे? वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्षमा का घर कारखाने के पास जिसमें नियमित धुआं एवं गैसें निकलती हैं, अतः क्षमा एवं उसके परिवार को कौन सी बीमारियां होने की संभावना है? देखो, एक क्षमा नाम की लड़की है, उसके घर कारखाने के पास है जिससे नियमित धुआं और गैसें निकल रही हैं। तो क्षमा और उसके परिवार को कौन सी बीमारी होगी, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसका आंसर सी नंबर क्या आएगा? अस्थमा, तपेदिक, फेफड़ों का कैंसर। इस प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी यदि कारखाने पास में उससे धुआं और गैसें निकलती हैं तो। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। राहुल अपनी कॉलोनी के विकास हेतु कॉलोनी
की मासिक बैठक में अपने सुझाव देना चाहता है, किंतु उसे बोलने से रोका गया। इससे उसके किस अधिकार का हनन हुआ? आप देखिए यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हुआ। अगला प्रश्न देखिए, मान लो आपके परिवार में 2 माह पूर्व पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया था, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि संबंधित विभाग ने आपके आवेदन पर क्या कदम उठाए? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है, तो वह है सूचना का अधिकार। सही आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया एनसीसी का गठन। एनसीसी का गठन विद्यालयों में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विद्यार्थी में अनुशासन एवं सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 111 क्या कह रहा है? एक देश को अन्य देशों से अपने व्यवहारों को संचालित करने हेतु आवश्यकता होती है। विदेश किसके लिए होती है? विदेश नीति के लिए। किसके लिए होती है? विदेश नीति के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 113, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर अत्यधिक बर्फ गिरती है, वहाँ लोग इसका उपयोग अपने रहने के लिए करते हैं, इसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए, घर, झोपड़ी, सरायू, इग्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्लू। प्रश्न था पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर अत्यधिक बर्फ गिरती है, वहाँ लोग इसका उपयोग अपने रहने के लिए करते हैं। जो ये आकृति दिख रही है, इसका उपयोग रहने के लिए करते हैं, तो किसका? इग्लू। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 में हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा के भेदभाव किए बिना उसमें परस्पर समान अनुभूतियाँ और सुख दुख की एकता की भावना हो, इसका संबंध है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप प्रश्न को पढ़िए और समझिए। तो इसका आंसर, सही आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय एकीकरण से। किससे होता है? राष्ट्रीय एकीकरण से। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 115, INS हिमगिरी देवगिरी हमारी किस सेना के युद्धपोत है? देखिए प्रश्न है INS हिमगिरी देवगिरी हमारी किस सेना के युद्धपोत है? तो ये भारतीय नौसेना के। किसके हैं? भारतीय नौसेना के। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रक्रिया को पहचानिए जिसमें देश एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच दूरियां घट जाती हैं। एक देश अपने विकास के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने लगता है, तो उसका कारण है वैश्वीकरण। तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर, वैश्वीकरण। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 117, मध्य प्रदेश के उन क्रांतिकारियों के नाम बताइए जिसने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका एवं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली से स्वयं शहीद हो गए। तो इसको सभी बच्चों को मालूम होगा, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 में क्या कहा है? किसी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है। यह कथन किस महापुरुष द्वारा संविधान सभा में कहा गया था? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र
का वह प्रमुख अंग जो विश्व संसद की तरह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र का वह प्रमुख अंग जो विश्व संसद की तरह कार्य करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, महासभा। अगला प्रश्न देखिए 120 नंबर। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो, समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है लोकतंत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। क्या कहा है इसमें? शस्त्र की दौड़ समाप्त कर विश्व शांति स्थापित करना का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, निशस्त्रीकरण। अगला प्रश्न देखिए, संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं किंतु संविधान की संरक्षक होती है। देखो, संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं किंतु संविधान की संरक्षक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगी न्यायपालिका। किसकी संरक्षक होती है? संविधान की। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन होता है तो उसे सहायता लेनी चाहिए। किसकी सहायता लेना चाहिए? तो इसका मानव अधिकार आयोग। सही आंसर आ जाएगा मानव अधिकार आयोग। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 124। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, समुद्र आधारित उद्योग। ये प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत नहीं आते। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए 125 नंबर का प्रश्न, वे फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में ली जाती हैं, तो वो हैं व्यापारिक फसलें। कौन सी फसलें आ जाएंगी? व्यापारिक फसलें। अगला प्रश्न देखिए 126। मेरे दादाजी बताते हैं कि हमारे गांव के सामने जो पर्वत है उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह कैसा स्थलीय परिवर्तन है? कैसा स्थलीय परिवर्तन? तो धीमी गति वाले परिवर्तन। ये कौन से आ जाएंगे? धीमी गति वाले परिवर्तन। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 126 समाप्त हुआ। इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक 91 से प्रश्न क्रमांक 126 तक बहुविकल्पी प्रश्न बताए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद आने वाले पार्ट में इसके आगे के बताएंगे। इस प्रकार आपको हम 150 बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी तैयारी आप पेपर के दृष्टिकोण से कीजिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के अंतर्गत आपको पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं उनके आप तैयारी कैसे करेंगे? एडगेट अभ्यास पुस्तिका से। ठीक है बच्चों।